जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप स्क्रीन तो देख ही पा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ऐसे टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे साथियों, जो आपके इस यूपीपी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो साथियों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। जो विशाल स्नानागार है वो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो साथियों, जो गोदीवाड़ा है वो हमें लोथल से प्राप्त हुआ था। सिंधु सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है? यानी कि सिंधु सभ्यता को कौन से युग की सभ्यता समझा जाता है? तो साथियों, कांस्य युगीन। जो सिंधु सभ्यता है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं। नर्तकी की कांस्य की जो प्रतिमा है किस स्थल से मिली थी? तो जो नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो साथियों, सिंधु सभ्यता की एक लिपि तो थी जिसे आज तक नहीं पढ़ा गया है, और वो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि। चित्र छपे हुए थे, कुछ भाव थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो पशुपति और मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सा वेद सबसे पुराना है? सबसे पुराना वेद बताना है। तो साथियों, हमारा सबसे पुराना वेद और सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। नवीनतम वेद कौन सा है? सबसे नया वेद वो है अथर्ववेद। आपको चारों वेदों के नाम पता होगा। हमारे 4 वेद हैं। सबसे पहला ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे नया वेद है अथर्ववेद और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है। गद्य पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है? तो वह वेद जो गद्य और पद्य दोनों तरीके से लिखा गया है तो वो है यजुर्वेद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, गद्य पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यजुर्वेद है ये। गेय वेद कौन सा है? जो वेद गाया जाता है। ठीक है, गेय वेद कौन सा है? तो साथियों, वो है सामवेद। और सामवेद के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है कि वेदों के अंदर मैं सामवेद हूँ। ठीक है। और सामवेद ही ऐसा वेद है जिससे हमें 7 स्वर मिलते हैं, सा रे गा मा पा ध नी। ये भी आप याद रखना। ऋग्वेद में क्रमशः कितने मंत्र, मंडल और सूक्त मिलते हैं? तो साथियों, अगर बात करें तो 10,580 यानी कि लगभग 10,600 मंत्र या ऋचाएँ मिलती हैं, 1,028 सूक्त मिलते हैं और 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? यानी कि वेद तो 4 ही हैं, लेकिन 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो साथियों, पुराणों को 5वें वेद की संज्ञा दी गई है। कुल कितने उपनिषद हैं? हमारे उपनिषद कितने हैं? तो हमारे जो टोटल उपनिषद हैं वो हैं 108, 108 उपनिषद। ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति है हमारी मनुस्मृति। और सबसे नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो सबसे नवीनतम स्मृति है देव स्मृति। ये आप जरूर याद रखेंगे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है या अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो महर्षि पाणिनि ये अष्टाध्यायी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्यमेव जयते। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। ठीक है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो हमारा गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। एक है अशतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। दोबारा पढ़ देता हूँ, अशतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। यह कहाँ से लिया गया है? तो ये भी हमारे ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो वैदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है। किस तरह के विवाह में वधू का मूल्य, आप ये याद रखेंगे, वधू का मूल्य निर्धारित किया जाता है कौन से विवाह में? तो साथियों, असुर विवाह में। असुर विवाह जो होते हैं उसमें
वर वधू जो होती है उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों लुम्बिनी जो कि नेपाल में है वर्तमान में, वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध किस कुल से संबंध रखते हैं? इसका मतलब है कि भगवान बुद्ध किस कुल के हैं? तो साथियों शाक्य कुल के हैं। शाक्य कुल के हैं इसीलिए भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद शाक्य मुनि कहा गया था। ठीक है। महात्मा बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा जो घर त्यागने की घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की जो घटना थी उसको क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद उन्होंने सारनाथ में 5 ब्राह्मणों के लिए अपना पहला उपदेश दिया। तो साथियों उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे अधिक समय कहाँ व्यतीत किया? या ये भी आ जाता है महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक वर्षाकाल कहाँ व्यतीत किए? तो साथियों श्रावस्ती में। श्रावस्ती आंसर होगा। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के नाम बताइए। तो महात्मा बुद्ध के जो समकालीन शासक थे वो थे उदयन, बिंबिसार, प्रसेनजीत, प्रद्योत। ये महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे उपाली और आनंद। अब यहाँ याद करने की ये बात है, जो उपाली थे ये भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य थे, मुख्य शिष्य थे, लेकिन जो आनंद हैं वो भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, 5 महाचिन्ह कौन कौन से हैं? तो 5 महाचिन्ह हैं सांड, कमल, बोधिवृक्ष, घोड़ा और स्तूप। ठीक है साथियों, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई और किसके काल में हुई? तो साथियों जो पहली बौद्ध संगति है वो राजगृह में हुई। महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे और अजातशत्रु उस समय शासक थे। अजातशत्रु के शासन काल में हुई। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ किसके काल में हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई। सर्वकामी सावक मीर उसके अध्यक्ष थे और कालाशोक उस समय शासक थे। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई, किसके काल में हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई? तो साथियों तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई। अशोक उस समय शासक थे और मोगलीपुतिस इस तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। सिकंदर कहाँ का राजा था? तो साथियों सिकंदर मकदूनिया यानी कि मैसिडोनिया का शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो सिकंदर के घोड़े का नाम बाउकेफला या बुकेफेरोल आपको मिलते हैं। 2 नाम, बुकेफेरोल और बाउकेफला। ठीक है। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य, जिनको आप आचार्य चाणक्य के नाम से जानते हैं। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। ठीक है। और साथियों अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो कोई अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, वो एक राजनीतिक पुस्तक है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक इतिहास में कौन हुए हैं? तो साथियों मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगास्थनीज की। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका दूत बनकर आया था? तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो मेगास्थनीज आया था वो सेल्यूकस निकेटर का दूत बन के आया था। सेल्यूकस निकेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। जैन धर्म ग्रहण करके कौन सा सम्राट श्रवण बेलगोला चला गया था? तो साथियों जैन धर्म ग्रहण करके एक प्रसिद्ध मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य
गया था श्रवणबेलगोला और वहाँ सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। तो उत्तर होगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चरक, वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो चरक, वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन कनिष्क के दरबार में थे और कनिष्क भी एक महान शासक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी, इसके दर्शन के लिए भारतीय तीर्थयात्री किस पर्वतीय दर्रे से होकर गुजरते हैं? आपको दर्रा पूछा है, बस आप यहाँ फोकस करें। तो साथियों वो दर्रा है लिपुलेख दर्रा। अगर आपको मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन करने के लिए जाना है तो आप लिपुलेख दर्रे से गुजरेंगे। ठीक है। मानसरोवर झील के पास कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्रोत है? तो ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदी, इनका उद्गम होता है मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का क्या नाम है? तो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी में जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है पूरे विश्व का, वो है माजुली नदी द्वीप, माजुली। और ये नदी द्वीप निरंतर छोटा होता जा रहा है, आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी रेखा है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को मिलाती है? तो वो रेखा होती है देशांतर रेखा। खैबर दर्रे से जुड़े दो देशों के नाम बताइए। तो खैबर दर्रे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देश जुड़ते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? या बिहार के शोक के नाम से जाने वाली नदी का क्या नाम है? तो साथियों कोसी नदी। कोसी नदी क्या है? बिहार का शोक। अगला है, निकेल और आयरन की प्रधानता पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक है? तो निकेल और आयरन की जो प्रधानता है वो पृथ्वी की कोर भाग में सबसे अधिक है। और कोर भाग को, जो क्रोड या कोर होता है सबसे आंतरिक भाग, वो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला होता है, सबसे ज़्यादा भारी होता है। तो साथियों निकेल और आयरन दोनों ही भारी तत्व है ना, इसलिए निकेल का ने और आयरन यानी कि फेरस का फे, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम निफे होता है। ठीक है। तो निफे परत भी इसको कहा जाता है। कौन सा देश कोला प्रायद्वीप स्थित है? कौन से देश में कोला प्रायद्वीप स्थित है? तो साथियों रूस में। कोला प्रायद्वीप कहाँ है? रूस में। कोचीन के जुड़वा नगर का क्या नाम है? तो कोचीन का जो जुड़वा नगर है उसका नाम है एर्नाकुलम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली विद्युत परियोजना 1902 में स्थापित की गई थी, वो कौन सी है? तो साथियों भारत की पहली विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम, जो 1902 में स्थापित की गई। कोयला उत्पादन का कार्य भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर शुरू किया गया? तो कोयला उत्पादन का कार्य सर्वप्रथम रानीगंज में शुरू किया गया था। निर्माण के आंकड़ों के अनुसार कौन सी चट्टान सबसे पुरानी मानी जाती है? तो आंसर होगा साथियों आग्नेय चट्टान। अब ये क्यों मानी जाती हैं तो आप एक मिनट सुन लीजिए। पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल से जो अंदर का गर्म पदार्थ होता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं, वो पृथ्वी के बाहर आ जाता है ज्वालामुखी फटने के रूप में। जब वो बाहर आ जाता है गर्म पदार्थ तो वहाँ चट्टान का रूप ले लेता है। वो चट्टान कालांतर में फिर अवसाद बनकर दूसरी जगह स्थापित हो जाती है, फिर उससे अवसादी चट्टान बनती हैं और अवसादी चट्टान फिर ताप और दाब के कारण कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो सबसे प्राथमिक रॉक्स होती है आग्नेय चट्टान, जिसको इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, विश्व में कहाँ पशुओं का मांस सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? तो साथियों आंसर है पंपास और अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में जो पंपास क्षेत्र है ना, पंपास घास के मैदान है, क्योंकि पंपास घास शीतोष्ण घास होती है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है। जो भी पशु इसको खाते हैं उनके अंदर मांस का उत्पादन बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में मांस का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोटोपैक्सी जिसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाता है कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका उत्तर है इक्वाडोर। ये गलत है, इक्वाडोर आप याद रखेंगे, इक्वाडोर। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। ठीक है। तो कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है। किसी एक अधातु खनिज का नाम बताइए। तो अधातु खनिज का नाम है जिप्सम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो साथियों मिसिसिपी, जो मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र है ना उत्तरी अमेरिका में, वो पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो ये मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। किस मिट्टी के बारे में यह कह सकते हैं कि इसकी जुताई अपने आप होती रहती है? तो साथियों वो मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं और हवा पानी के कारण वो मिट्टी दोबारा से भुरभुरी हो जाती है, इसीलिए कहते हैं कि काली मिट्टी की जुताई अपने आप होती रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में काली मिट्टी को कौन से स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो साथियों रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से भी काली मिट्टी का निर्माण होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है पिसीकल्चर से, मत्स्य पालन से। ठीक है साथियों, श्वेत क्रांति का मतलब है किससे? दूध से। हरित क्रांति का मतलब है फसलोत्पादन से। ये सब आप याद रखेंगे। उद्योगों का आधार या धुरी उद्योग की संज्ञा किस उद्योग को दी गई है? तो साथियों लौह इस्पात उद्योग। किसको दी गई है? लौह इस्पात उद्योग को। देश का पहला दिया सलाई बनाने वाला कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था, जो आज भी कीर्तिमान है? तो देश का सबसे पहला दिया सलाई कारखाना अहमदाबाद में 1921 में स्थापित किया गया था। शाम के समय सबसे अधिक लाल बादल जो दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको पच्छाव कहते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक लंबा रेलवे प्रखंड भारत में कौन सा है? तो सबसे लंबा रेलवे प्रखंड बताना, स्टेशन नहीं बताना, ठीक है, प्लेटफॉर्म नहीं बताना। तो यह है उत्तर रेलवे। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत की किस नदी पर अवस्थित है? तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर अवस्थित है। दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो साथियों अरावली पर्वतमाला, आप सबको पता होगा, जो कि राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। और सबसे पुरानी पर्वतमाला जो कि बहुत ही कम ऊंची होती है उनको हम अवशिष्ट पर्वतों में गिनते हैं। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन के डेल्टा को गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बनाती हैं। सुंदरवन डेल्टा तो गंगा नदी आपको याद आ जानी चाहिए। अगर ऑप्शन में दोनों हैं तो आप दोनों को लगाओगे। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में पाए जाने वाला इकलौता शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत में पाए जाने वाला केवल शीत मरुस्थल बताना है। तो साथियों शीत मरुस्थल कहाँ है? वो लद्दाख में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर वाला एरिया कैसा रहता है? ठंडा रहता है। और ये बिल्कुल पीछे की साइड में, बिल्कुल उत्तर में है। ठीक है, वहाँ वर्षा नहीं होती, इसलिए वहाँ मरुस्थल है। तो लद्दाख में भारत का शीत मरुस्थल है। तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो जो तिब्बत में सांगपो नदी बहती है वो भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। जोजिला और बुर्जिला दर्रे भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? जोजिला और बुर्जिला ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में, जो कि अब भारत के राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है या उसका क्या नाम है? तो साथियों सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका महाद्वीप में है, जो लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, अगला है, दुनिया का सबसे अधिक यात्रा किया जाने वाला देश कौन सा है, जहां सर्वाधिक यात्री जाते हैं, सबसे ज़्यादा यात्रा करते हैं? तो साथियों दुनिया का सबसे अधिक यात्रा करने वाला देश है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था या कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेलवे की स्थापना हुई। भारत की पहली बाढ़ कौन सी थी जिसमें ट्रिलियन रुपयों का नुकसान हुआ था? ट्रिलियन रुपए से अधिक नुकसान हुआ था। ठीक है, तो उस बाढ़ का नाम है सुपर साइक्लोन अम्फान। सुपर साइक्लोन अम्फान। भारत ने किस वर्ष
तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था? ठीक है, जब चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया था उस समय की बात है, तो 1959 में तिब्बत के गुरु दलाई लामा को हमने क्या दिया था? आश्रय दिया था। अगला है, भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देश मतभेदों और विवादों को द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे। यानी कि हमें वो समझौता बताना है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादों को सुलझाने को हुआ था, तो उसका नाम है साथियों शिमला समझौता या शिमला संधि। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। अब ये क्यों माना जाता है, थोड़ा सा सुन लीजिए। तो भारत की पूछी जाए सबसे ऊंची चोटी, तो वो है K2, लेकिन वो आती है अब POK में। अगर ये पूछा जाए भारत में, यानी कि POK को हटा के भी पूछा जाए, तो सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा। ये आप याद रखेंगे, आप ऑप्शन के हिसाब से वहाँ आंसर करेंगे। अगला है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी वनस्पति संपदा किस देश में है? यानी कि सबसे ज़्यादा वनस्पति कहाँ पर है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो साथियों ब्राज़ील, सबसे ज़्यादा वनस्पति संपदा ब्राज़ील में है। पृथ्वी का सबसे लंबा गहराई या सबसे लंबी गर्त कह सकते हैं, वो कौन से समुद्र में है और कहाँ है? तो साथियों मैरियाना ट्रेंच। कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। और कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन को घुमा के ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा समुद्र सबसे गहरा है, तो वो प्रशांत महासागर है, क्योंकि उसमें सबसे गहराई कहाँ है? मैरियाना ट्रेंच में। ठीक है, किस भारतीय राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है? ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसे हाल ही में कुछ ही दिनों पहले बदल दिया गया है केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरी में? तो साथियों जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख वाले हिस्से को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पचनीय भाग है? ऐसा भाग हमारे आहार का जो पचता नहीं है लेकिन जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जो पाचन तंत्र को सही बनाने के लिए आवश्यक है। तो साथियों रुक्षांश, यानी कि खाद्य रेशे, जो फाइबर होता है वो पचता तो नहीं है लेकिन हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए, पेट को साफ रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी, यानी कि जिसे हम ऑटोट्रॉफ भी कह सकते हैं, है? तो साथियों स्वपोषी की बात आए तो अपने आप भोजन बनाने वाले, और वो होते हैं पेड़ पौधे। बाकी मनुष्य और सारे जंतु जितने भी होते हैं वो अपने आप भोजन नहीं बनाते, वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते। ठीक है, वो भोजन पेड़ों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और ये कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। पृथ्वी पर सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सी है? सबसे ऊंची ज्वालामुखी, तो साथियों ये है मोना लोआ ज्वालामुखी, और ये कहाँ है? हवाई द्वीप पर। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आप सबको पता होगा, पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो एक व्यक्ति हैं जॉन विल्किंस ने। जॉन विल्किंस ने क्या किया था? श्रीमद् भगवत जो गीता है तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, आगे है, भारतीय महिला जो सबसे पहली ओलंपिक में मेडल जीती थी। भारतीय महिला जो सबसे पहले ओलंपिक में मेडल जीती थी वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, और ये भार उठाती थी। ठीक है, भारोत्तोलक थी ये। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साथियों ये है जोग फॉल्स, जोग जलप्रपात, जोग झरना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? किसको कोशिका के अंदर अचल संपत्ति माना जाता है? तो कोशिका की अचल संपत्ति जो होता है वो ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो साथियों माउंट एवरेस्ट।
कौन सा है? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ये ऊंचा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये तो सबको पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन उसका ये नाम भी आ जाता है, जूलॉजिकल नेम क्या है? तो पावोक्रिस्टेटस उसका क्या है? नाम है, ये पूछ लिया जाता है। भारत की पहली राजधानी कौन सी थी? तो भारत की पहली राजधानी कोलकाता थी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे ऊंचा कुतुब मीनार, यानी जो सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार, वो कहाँ स्थित है? तो वो दिल्ली में स्थित है। विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक जीव जातियाँ किस देश में पाई जाती हैं? तो अभी हमने देखा था वनस्पति सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में है, तरह तरह की वनस्पति है, तो जातियाँ भी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पाई जाती हैं। आगे, भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। पहले 9 होते थे साथियों, जिसमें से प्लूटो यानी कि यम को क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है। अब भारत की सबसे बड़ी सड़क या मार्ग कौन सी है? पुरानी, तो पुराने समय से ही साथियों भारत की सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड को माना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड। आगे बढ़ते हैं, अगला है लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन ये लौह एवं रक्त की नीति को अपनाता था। सौर मंडल में सबसे उज्जवल यानी कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो साथियों शुक्र ग्रह सबसे चमकीला है। सौर मंडल का ग्रह जिसका दिन सबसे लंबा है वो कौन सा है? तो साथियों बृहस्पति, ये सबसे बड़ा दिन होता है, इसका सबसे लंबा दिन होता है और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला है दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। तो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी नदी पूछ लिया जाए पानी के हिसाब से, वॉल्यूम आयतन के हिसाब से, तो वो अमेजन नदी है। ठीक है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफियों के गुरु को क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ? तो ये केरल से शुरू हुआ था साथियों कथकली। अगला है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। दुनिया में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा का नाम क्या है? हवाईयन दुनिया की सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल तो फुटबॉल, दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल क्या है? फुटबॉल। लेकिन आपको लगता होगा हमारे इंडिया में तो क्रिकेट को ही देखा जाता है, लगभग सबसे कम पसंदीदा खेलों में आता है साथियों क्रिकेट। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 ईयर्स, 65 वर्ष पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर्ड होते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारतीय संविधान को अधिकृत रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। विश्व में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ऊंचा नहीं, इस बार सबसे बड़ा पूछा गया है। तो माउंट एटना, ये कहाँ है? सिसिली द्वीप पर इटली में। ठीक है साथियों, माउंट एटना सिसिली द्वीप पर इटली में। आगे बढ़ते हैं, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कहाँ है? गुजरात में। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।